Hello students, let's start with the nerve supply of upper limb. As you know, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एक MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे रूट वैल्यू ऑफ रेडियल नर्व इज, रेडियल नर्व की रूट वैल्यू पूछी गई है। तो रेडियल नर्व की रूट वैल्यू जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि रेडियल नर्व आती कहाँ से है। तो रेडियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अब हमको ब्रेकियल प्लेक्सस को समझना होगा जब हमको रेडियल नर्व की रूट वैल्यू मिलेगी, या जितनी भी ब्रेकियल प्लेक्सस की जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं उन सब की हमको रूट वैल्यू मिल जाएगी। तो हम समझते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस को। ये है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखोगे तो आपको दो एनलार्जमेंट मिलेंगे। एक होता है सर्वाइकल एनलार्जमेंट और दूसरा है लंबर एनलार्जमेंट। ये हो गया सर्वाइकल एनलार्जमेंट और दूसरा है लंबर एनलार्जमेंट। ये आप लंबर एनलार्जमेंट देख रहे हो। तो हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो सर्वाइकल एनलार्जमेंट से निकलता है, तो हम मोस्टली इसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सर्वाइकल अगर एनलार्जमेंट का हम सबसे पहले देखते हैं सेगमेंटल लेवल क्या है। तो यहाँ पे बीडी चौरसिया के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है C4 से T1 तक होता है। लेकिन अगर हम ग्रेज एनाटॉमी की बात करें तो ग्रेज एनाटॉमी कहता है कि C3 से T2 तक होता है सर्वाइकल एनलार्जमेंट। और ये जो सर्वाइकल एनलार्जमेंट है, यहाँ पे आपको पता है सर्वाइकल जो रीजन है, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से दो रैमस निकलेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो रैमस निकलेंगे। अभी मैं आपको रैमस को दिखा देता हूँ किस तरीके से निकलेंगे। ये देखिए, इसमें देखिए आप, ये जो है एरिया ये है डॉर्सल रैमस, और ये जो एरिया है ये है वेंट्रल रैमस। वेंट्रल यानी कि एंटीरियर रैमस। तो हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो एंटीरियर रैमस से फॉर्म होता है। कहाँ से होता है? एंटीरियर रैमस से फॉर्म होता है। हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो एंटीरियर रैमस से फॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस जो फॉर्म होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस ये एंटीरियर रैमस से फॉर्म होगा, और ये प्राइमरी एंटीरियर रैमस से फॉर्म होगा। प्राइमरी एंटीरियर रैमस से फॉर्म होगा, और इसका जो सेगमेंटल लेवल होगा वो C3 से T2 तक होगा। और ये जो प्राइमरी एंटीरियर रैमस है यहाँ से ही ब्रेकियल प्लेक्सस निकलता है। तो अभी आप देखिए, ये है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, यहाँ पे होता है सेल बॉडीज, और ये जो सेल बॉडीज हैं यही सेल बॉडीज से निकलते हैं यहाँ पे रूट्स। इस तरीके से रूट निकलेंगे, और ये जो रूट हैं इसी से बनता है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये दोनों साइड निकलेंगे। ठीक है, ये जो रूट हैं, अब देखिए हमारा जो अभी हमने बोला कि C4 से, सपोज दैट ये C4 है, सपोज दैट, और C4 से T1 तक होता है सर्वाइकल एनलार्जमेंट। लेकिन हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट होगा उसके जो रूट्स निकलेंगे वो निकलते हैं C5 से T1 तक। C5 से अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू लिखें, ये तो था सर्वाइकल एनलार्जमेंट का रूट वैल्यूज या सेगमेंटल लेवल। यहाँ पे हम अगर ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू लिखें, रूट वैल्यू, तो ये होती है C5 से 6, 7, 8 को इंक्लूड करती है, और साथ में T1। ये होती है रूट वैल्यू ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो इसको हमें समझना है। अब आपको दो तीन चीज़ें याद हो चुकी हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये एंटीरियर रैमस से निकलता है, और जो सर्वाइकल एनलार्जमेंट है
इसकी जो सेगमेंटल वैल्यू होती है वो C3 से T2 तक होती है, और ये प्राइमरी एंटीरियर रेमस से निकलता है, और रूट वैल्यू जो होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की वो C5 से T1 तक होती है। अब ये हो गया आपका कुछ बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद हम आते हैं इस डायग्राम पे। तो डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको रूट्स दिखेंगे, इसको हम देखते हैं एक बार, यहाँ लिख देते हैं। रूट्स होंगे और ट्रंक होंगे। रूट्स के बाद क्या होता है, ट्रंक। ये हो गए रूट्स एंड ट्रंक। उसके बाद जो ट्रंक होता है ये बनाता है डिवीजन। डिवीजन हो गए। डिवीजन के बाद जो होगा वो कॉर्ड फॉर्म होगी। कॉर्ड एंड कॉर्ड के बाद, कॉर्ड्स जो बनेंगी, इसके बाद टर्मिनल ब्रांचेज होंगी। टर्मिनल ब्रांचेज। तो अब भी इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये क्यों लिखा है। मैंने रूट और ट्रंक साथ में लिखे हैं, डिवीज़न अलग लिखा है, और फिर कॉर्ड्स एंड टर्मिनल ब्रांचेस एक साथ लिखी हैं। तो इसे आप देखिएगा कि ये जो रूट्स एंड ट्रंक होता है, ये रूट और ट्रंक्स जो होती हैं ये फॉर्म होती है नेक रीजन में। ये कहाँ होती हैं, नेक रीजन में होती हैं। नेक रीजन में अवेलेबल होंगी ये, ठीक है। नेक रीजन, ये नेक रीजन में होंगी। डिवीजन जो होता है ये होता है बिहाइंड द क्लैविकल बोन। जस्ट क्लैविकल बोन के पीछे होगा। अभी मैं आपको डायग्राम में शो कराऊंगा कि क्लैविकल बोन के पीछे कैसे होता है। ये होगा बिहाइंड द क्लैविकल, ठीक है। और ये कॉर्ड्स एंड टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं ये एक्सिला में प्रेजेंट होती हैं। ये एक्सिला में प्रेजेंट होंगी। तो बस इसको आपको ध्यान रखना है, ये एक्सिला में प्रेजेंट होंगी। अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये जो है 5 रूट्स होती हैं। मैंने आपको अभी बताया था C5 से लेके T1 तक एंटीरियर रेमस से, प्राइमरी एंटीरियर रेमस से रूट फॉर्म होते हैं, रूट निकलते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट से। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो पार्ट है ये एंटीरियर रेमस का है, ये सब एंटीरियर रेमस है, और यही रूट निकल रहे हैं 5 रूट्स, जिसे हमने कहा था C5 से T1 तक 5 रूट्स हो गए। तो ये हो गए 5 रूट्स, और ये 5 रूट्स मिलके बनाते हैं 3 ट्रंक। इन 5 रूट से बनते हैं 3 ट्रंक। अब ये रूट और ट्रंक ये होते हैं नेक रीजन में। कहाँ होंगे, नेक रीजन में, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला था कि डिविजन्स में फॉर्म होंगे ये ट्रंक्स, अपने डिवीजन बनाएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डिवीजन बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन बन रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर और एंटीरियर। इसको याद करने का मैं तरीका बताऊंगा। एंटीरियर पोस्टीरियर को हम इजीली कैसे याद करेंगे। ये जो होता है हमारा, ये क्लैविकल बोन के पीछे होता है। मैंने अभी बोला था आपसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये क्लैविकल बोन है पूरी, ये क्लैविकल बोन है, और इसके पीछे ये आपके डिवीजन्स हैं। ध्यान से देखिए, ये डिवीजन्स है। तो ये होते हैं बिहाइंड द क्लैविकल बोन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिहाइंड क्लैविकल, ठीक है। अब हमारे पास बचता है कॉर्ड्स एंड टर्मिनल ब्रांचेस। तो ये जो कॉर्ड्स एंड टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं ये एक्सिला में होती हैं, एक्सिला में होंगी,
अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इसको समझने के लिए हमें ये इतना आप लिख लीजिए। अब हम थोड़ा सा ब्रेकियल प्लेक्सस को समझेंगे कि ये किस तरीके से आगे आगे फॉर्म होता जा रहा है। देखिए, हमें 5 रूट्स मिले। ये 5 रूट्स हमारे सर्वाइकल एनलार्जमेंट से निकले, एंटीरियर रेमस से फॉर्म हुए और उसमें भी प्राइमरी एंटीरियर रेमस से फॉर्म हुए। ये 5 रूट्स फॉर्म होने के बाद इन्होंने ट्रंक बनाया। तो ये आप देख सकते हो ट्रंक कैसे बनता है। देखिए, इसमें याद रखना है अपर रूट यानी कि C5 और C6 मिलके एक सुपीरियर ट्रंक बनाते हैं। C5 और C6 हम यहाँ पे लिख सकते हैं C5 एंड C6 रूट मिलके क्या बनाते हैं? सुपीरियर ट्रंक, सुपीरियर ट्रंक बनाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद हमारा जो मिडिल ट्रंक है वो ओनली C7 से बनता है। C7 ये बनाएगा मिडिल ट्रंक, मिडिल ट्रंक ओनली C7 से बना। उसके बाद जो नीचे के 2 ट्रंक बचते हैं C8 और T1, ये हमारा इंफीरियर ट्रंक बनाएंगे। C8 और T1 ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे इंफीरियर ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक। तो ये बस याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ऊपर के 2 ने बनाया सुपीरियर ट्रंक, बीच में C7 आया उसने बना दिया मिडिल ट्रंक, और नीचे के 2 जो रूट्स हैं उन्होंने बनाया इंफीरियर ट्रंक। तो ये हमारी 3 ट्रंक फॉर्म हो चुकी हैं। यहाँ आप इन्हें देख सकते हो कि हमारी ये जो है 3 ट्रंक फॉर्म हो चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 ट्रंक फॉर्म हो गई हैं। अब ये 3 ट्रंक अपनी 2-2 डिवीज़न में बटेंगी, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। तो इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न कैसे निकलेंगे, इसको याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। जब भी आप डायग्राम याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, इसको हम ऐसे बनाते हैं जैसे ये है तीनों ही ट्रंक हैं हमारे पास, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर ट्रंक। अब ये जो सुपीरियर और मिडिल और इंफीरियर ट्रंक तीनों ही ट्रंक हैं, ये डिवीज़न बनाएंगी, और ये सब एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न बनाएंगी। हम थोड़ा एक स्टेप आगे देखते हैं। डिवीज़न के बाद हमें मिलेंगे यहाँ पे कॉर्ड्स। ये आप देख सकते हो, ये हमको मिलती हैं कॉर्ड्स। अब ये जो कॉर्ड हैं इसमें हमको एक तो मिलेगा लेटरल कॉर्ड, एक मिलेगा पोस्टीरियर कॉर्ड और एक मिलेगा मीडियल कॉर्ड। तो आप पोस्टीरियर कॉर्ड पे फोकस कीजिए। तो जब आप देखोगे कि जितनी भी पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं, ट्रंक की जितनी भी पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं वो सारी कहाँ आएंगी? पोस्टीरियर डिवीजन्स सारी ही आएंगी पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करने के लिए। ये देखिए, पोस्टीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न और ये पोस्टीरियर डिवीज़न। ये पोस्टीरियर डिवीजन्स कहाँ आ रही हैं? सारी पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करने के लिए। अब बचती हैं हमारी एंटीरियर डिवीज़न। तो ये जो एंटीरियर डिवीज़न है, ये एंटीरियर डिवीज़न को अब हम देखेंगे। ये एंटीरियर डिवीज़न जो फॉर्म होंगी, ये देखिए, अब हमारे पास ये एंटीरियर डिवीज़न बचती है, ये एंटीरियर डिवीज़न है और ये एंटीरियर डिवीज़न है। तो हम देखेंगे कि हमारी सुपीरियर ट्रंक और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीज़न ने मिलके लेटरल कॉर्ड फॉर्म किया, और अब बचती है हमारे पास एंटीरियर डिवीज़न किसकी? ओनली इंफीरियर ट्रंक की, और इसने मीडियल कॉर्ड फॉर्म किया। तो देखने की चीज़ बस यहाँ पे ही है, और यहाँ पे बड़ा सिंपल है इसको समझना कि जो तीनों ट्रंक हैं उनकी सारी पोस्टीरियर डिवीजन्स जो हैं वो पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म कर देंगी। अब बचती हैं तीनों की एंटीरियर डिवीज़न।
तो तीनों की एंटीरियर डिवीजन है, जो अपर टू एंटीरियर डिवीजन है वो लेटरल कॉर्ड फॉर्म कर देंगी, और लोअर एक एंटीरियर डिवीजन अपने पास बची जिसने मीडियल फॉर्म कर दिया, मीडियल कॉर्ड फॉर्म कर दिया। तो ये बड़ा सिंपल है समझना, देखने में लगेगा डिफिकल्ट बट समझने में बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पोस्टीरियर और लैटरल और मिडिल कॉर्ड है। अब ये जो मीडियल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड है, लैटरल कॉर्ड है, ये किसके आधार पे हमने इनको बांटा है कि भैया ये लैटरल है, ये मीडियल है और ये पोस्टीरियर है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये है एक्सिलरी आर्टरी, ये आपको एक्सिलरी आर्टरी दिखेगी। इस एक्सिलरी आर्टरी के आधार पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये आप देखोगे एक्सिलरी आर्टरी। तो आप देख पा रहे हो जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे है, इसलिए हमने उसको पोस्टीरियर कॉर्ड नाम दिया। और ये जो लैटरल कॉर्ड है वो अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन देखोगे तो हमारी जो आर्म है एक्सिला में आएगी, वो लैटरल साइड में जाती है, और हमारी जो एक्सिलरी आर्टरी है उससे भी लैटरली चलती है, इसलिए हमने इसको लैटरल कॉर्ड कहा। और मीडियल कॉर्ड मीडियली होती है, इसे समझना बड़ा आसान है। ये कॉर्ड तक आपने देख लिया। अब कॉर्ड के बाद फाइनली हमारी जो है टर्मिनल ब्रांचेस बनेंगी। तो अब देखना यहाँ पे ये है कि जो लैटरल कॉर्ड है ये कंटिन्यू कर रही है एज ए मस्कुलोकुटेनियस। ये आप देख सकते हो कि हमारी जो लैटरल कॉर्ड है ये एज ए मस्कुलोकुटेनियस नर्व के रूप में कंटिन्यू कर रही है। अब बचती है पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ये कंटिन्यू कर रही है एज ए रेडियल नर्व, और ये जो लास्ट मिडिल कॉर्ड है ये कंटिन्यू कर रही है एज ए अल्नार नर्व। ठीक है, अब देखिए हमारी तीनों ही कॉर्ड जो कंटिन्यू कर रही हैं उनको देखिए, लैटरल मस्कुलोकुटेनियस, पोस्टीरियर कॉर्ड एज ए रेडियल नर्व और मीडियल कॉर्ड एज ए अल्नार नर्व। इस तरीके से ये कंटिन्यू कर रही हैं। अब इनकी कुछ और ब्रांचेस बचती हैं। तो अगर हम लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड दोनों को देखें, इनके कंटिन्यूअस को छोड़ के कुछ ब्रांचेस और आ रही हैं, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रांचेस इस तरीके से आ रही हैं। एक इधर आ गई लैटरल कॉर्ड की और एक आ गई मीडियल कॉर्ड की। अब ये दोनों के बीच में है लैटरल और मीडियल कॉर्ड के, इसलिए ये बन गई मीडियन नर्व। ये हो गई मीडियन नर्व। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए कि पोस्टीरियर कॉर्ड, एक तो रेडियल नर्व एज ए रेडियल नर्व उसने कंटिन्यूस किया, दूसरी जो उसकी ब्रांच थी उसने दिया हमको, ये देख रहे हो आप पीछे से यहाँ से निकलेगी, ये है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व हो गई। ठीक है, तो ये एक्सिलरी नर्व कहाँ से आई? रेडियल नर्व, और एक्सिलरी नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से बनी। ठीक है, मिडिल कॉर्ड ने कंटिन्यू किया एज ए अल्नार नर्व, लैटरल कॉर्ड ने कंटिन्यू किया एज ए मस्कुलोकुटेनियस नर्व। तो ये हमने देखी टर्मिनल ब्रांचेस, और मीडियल और लैटरल कॉर्ड दोनों ने मिलके दिया हमको मीडियन नर्व, क्योंकि वो दोनों के बीच में आ जाता है इसलिए हम उसे कहते हैं मीडियन नर्व। ठीक है, अब हमको देखना ये है कि रूट वैल्यू को हम इसकी को कैसे समझें। तो आप देखिए ध्यान से कि ये जो हमारी रेडियल नर्व है, ये इसके अंदर तीनों ही ट्रंक आ रही हैं, तीनों की पोस्टीरियर ट्रंक आ रही हैं। ये आप देखोगे तीनों की ही पोस्टीरियर ट्रंक यहाँ आ रही हैं। ये देखिए ये तीनों की पोस्टीरियर ट्रंक आई है। अब इसे अगर रेडियल नर्व के अंदर तीनों की पोस्टीरियर ट्रंक आई हैं तो आप समझ सकते हो कि रूट वैल्यू भी सभी की होनी चाहिए। ये देखिए आप, ये है रेडियल नर्व। ठीक है, इसके अंदर जो पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ ऑल द ट्रंक ये चल के आ रही हैं, तो इसमें सारी ही रूट वैल्यू होती हैं। तो रेडियल नर्व की रूट वैल्यू आप समझ सकते हो कि C5 से लेके C6, 7, 8 और T1 तक टोटल इंक्लूड होंगी। इसके बाद मीडियन नर्व जो होती है
इसके अंदर भी सारी ही रूट वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन किया जाता है कि ऑल 5 रूट वैल्यूज़ ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इंक्लूड इन विच नर्व, तो वहाँ पे अगर रेडियल और मीडियन दोनों दी होती हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा रेडियल नर्व। हम रेडियल नर्व को ही वहाँ पे एज ए क्वेश्चन, एज ए आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो आपको दिख रही है एक्सिलरी नर्व, देखिए एक्सिलरी नर्व प्रॉक्सिमल नर्व होती है। फिर से फील करो एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो जो एक्सियल नर्व है वो प्रॉक्सिमल नर्व होती है। तो ये जो प्रॉक्सिमली नर्व है तो इसकी रूट वैल्यू भी प्रॉक्सिमल होनी चाहिए। तो देखिए आपकी ये जो प्रॉक्सिमल नर्व है इसकी रूट वैल्यू प्रॉक्सिमल। बस आप फाइबर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं मत देखिए, आपको इतना याद रखना है कि रूट वैल्यू भी प्रॉक्सिमल नर्व की प्रॉक्सिमल रूट वैल्यू ही होगी। तो प्रॉक्सिमल जो है C5 C6 है, तो ये रूट वैल्यू होगी आपकी एक्सिलरी नर्व की। एक्सिलरी नर्व इज अ प्रॉक्सिमल नर्व, ठीक है, और प्रॉक्सिमल रूट वैल्यू है C5 C6। अब हमारे पास बचती है अल्नार नर्व। अल्नार नर्व इज अ डिस्टल नर्व। अब ये डिस्टल है तो इसकी डिस्टल रूट वैल्यू इंक्लूड कर लीजिए, और डिस्टल रूट वैल्यू है हमारे पास C8 और T1। जब आप BD चौरसिया देखोगे तो आपको C8 और T1 यही रूट वैल्यू दिखेगी अल्नार नर्व की। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्रेज एनाटॉमी ये C7 को भी इसमें इंक्लूड करता है। तो अब ये C7 कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है वो हम देख लेते हैं। ये डिस्टल नर्व है तो C8 और T1 तो है ही, लेकिन इसमें C7 भी इंक्लूड होता है। अब ये C7 कैसे होता है, आप जब देखोगे ध्यान से तो यहाँ से C7 में वाइट कलर लेता हूँ, देखिए यहाँ से C7 रूट चल के आएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये C7 आके यहाँ से एंटीरियर डिवीज़न के थ्रू जाएगा और लेटरल कॉर्ड में पहुँचेगा, और कॉर्ड के लेवल पे सीधा यहाँ से नीचे चला आएगा इस तरीके से, और नीचे आके ये अल्नार नर्व के साथ कंटिन्यूएशन देगा। इसको मैं रेड कलर से बनाता हूँ तो ज़्यादा विजिबल होगा। ये देखिए इस तरीके से C7 से चल के आया, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ द मिडिल कॉर्ड से निकला ये, और ये यहाँ पे आके कॉर्ड के लेवल पे, ठीक है, मतलब एंटीरियर डिवीज़न ऑफ द मिडिल ट्रंक, ठीक है, मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न आया और यहाँ से निकला, और ये ऐसे नीचे कंटिन्यू करेगा कॉर्ड के लेवल पे, और कॉर्ड के लेवल पर ही ये जाके अल्नार नर्व के साथ अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से C7 भी इंक्लूड किया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि इसके बीच में ट्रंक लेवल पे जो नर्व निकलती हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रंक लेवल पे या रूट लेवल पे जो नर्व निकलती हैं उनको समझ लेते हैं, डिवीज़न्स, ठीक है, ब्रांचेस जो निकलती हैं। और अगर हम डिवीज़न के लेवल पे बात करें तो ज़्यादा कोई भी ब्रांच नहीं निकलती, लेकिन कॉर्ड के लेवल पे कई सारी ब्रांचेस हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अभी आप ये देखिए, ये जो टॉपिक है अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अल्नार नर्व है, ये देखिए यहाँ पे केवल C7 ही दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। क्यों? ये सबको पता है कि ये डिस्टल नर्व है और C8 और T1 को इंक्लूड तो करता ही है, C8 और T1 को तो इंक्लूड करता ही है, लेकिन ये आजकल अकॉर्डिंग टू द ग्रेज एनाटॉमी ये C7 को भी इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये C7 को कैसे इंक्लूड कर रहा है। ये देखिए यहाँ आया और यहाँ से ब्रांच गई ये, और ये इस तरीके से कॉर्ड लेवल पे चेंज हुआ, और फिर जब हम आप इसको देखोगे आप तो ये इस तरीके से अल्नार नर्व के साथ कंटिन्यूस करेगा, ठीक है, कंटिन्यू करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम इसकी कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रूट की तरफ देखना है, रूट की तरफ। तो रूट से जो हमारी नर्व निकलेंगी उन पर हमको फोकस करना है, ठीक।
ये देखिए ये रूट है, रूट से एक तो आपकी निकलेगी नर्व डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ये आप देख रहे हो रूट से ऊपर की तरफ ये जो निकल रही है ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व निकल रही है, और इसकी रूट वैल्यू जो होती है वो ओनली C5 है। ठीक है, ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है। देखिए अगर हम बात करें रूट के लेवल पे तो मोस्टली एक या दो नर्व निकलती हैं, लेकिन हम अभी एक नर्व इसको देखेंगे, और दूसरी नर्व जो है हमारी टू द सबक्लेवियस मसल, ये जो है फ्रेनिक नर्व टू फ्रेनिक नर्व ये निकलेगी। फ्रेनिक नर्व या फिर हम इसे सबक्लेवियस नर्व ब्रांच भी कह सकते हैं। ठीक है, ये निकलती है। ये दो हमारी जो नर्व हैं ब्रांचेज हैं ये अपर रूट से C5 से निकल रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसमें C5 ये जो सब क्लेवियस आप देख रहे हो इसके अंदर आपको C5 और 6 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर ये ओनली अपर रूट से निकलती है तो C5 आना तो मुश्किल है। ठीक है, तो अब इसमें ये क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये कुछ लोगों में यहाँ पे सुपीरियर ट्रंक से निकलती है। अगर आप आज ग्रेज एनाटॉमी को देखोगे तो ये मोस्टली सुपीरियर ट्रंक से ही दिखेगी, यहाँ से सुपीरियर ट्रंक से ऐसे निकलती हुई नज़र आएगी। ये जो है ये सुपीरियर ट्रंक से निकलती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अब सुपीरियर ट्रंक को जब आप ध्यान से देखोगे तो सुपीरियर ट्रंक में ऊपर के दो रूट्स ने मिलकर बनाया, तो C5 C6 इसलिए दोनों दिए हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों में ये सुपीरियर ट्रंक से निकलती है जो सबक्लेवियस मसल्स को सप्लाई देती है टू द फ्रेनिक नर्व। ये या फ्रेनिक नर्व जो है या सबक्लेवियस नर्व जो है ये कहाँ से निकलती है, कुछ लोगों में सुपीरियर ट्रंक से निकलती है, और सुपीरियर ट्रंक जो बनता है हमारा वो C5 और C6 से मिलके बनता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे C5 C6 लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्टली अकॉर्डिंग टू द बीडी चौरसिया ये पहले उसमें ये था कि ये ओनली अपर रूट से निकलता है, लेकिन अभी ये हम लोग मानते हैं कि कुछ लोगों में इस तरीके से निकलता है जो कि सुपीरियर ट्रंक से निकलता है, तो C5 और C6 दोनों को इंक्लूड करेगा। अब एक और हम नर्व देख लेते हैं। ये जब आप देखोगे ध्यान से ये देखिए C5 से C6 से और C7 से ये तीन चीज़ों से मिलके एक नर्व आई, इसे ये नर्व ऐसे निकलेगी यहाँ। ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब ये जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है ये रूट से निकलती है डायरेक्ट। ठीक है, तो मैंने बोला था कि दो नर्व रूट से निकलती हैं, ये जो तीसरी है ट्रंक से भी निकल सकती है सबक्लेवियस वाली, लेकिन ये रूट से निकलती है। तो इसको आप जब देखोगे तो ये तीन रूट से निकलती है डायरेक्ट, C5 6 और 7 ये तीन रूट से निकलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रांचेज ऑफ रूट। ठीक है, अब रूट के बाद हम आते हैं ट्रंक पे। तो ट्रंक की एक तो हमने देख ही ली जो थी हमारी सबक्लेवियस मसल्स को जो सप्लाई कर रही थी सबक्लेवियस नर्व। ठीक है, या फ्रेनिक नर्व। दूसरी है हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो जब हम सुप्रा स्कैपुलर नर्व की बात कर रहे हैं तो वो निकलेगी सुपीरियर ट्रंक से। ये है सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो कि आ रही है सुपीरियर ट्रंक से, ये आप देख सकते हो सुपीरियर ट्रंक से। अब जब ये सुपीरियर ट्रंक से आ रही है तो C5 C6 होगी इसकी रूट वैल्यू। इसकी रूट वैल्यू क्या होनी चाहिए, C5 C6, क्योंकि सुपीरियर ट्रंक जो बनती है वो C5 C6 से रूट से बनती है। ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ पे यही नर्व है जो कि ट्रंक से निकल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन्स की। तो डिवीज़न से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती, ये डिवीज़न एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, यहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकल रही। अब हम डायरेक्ट आते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड से काफ़ी ब्रांच है, आप देख सकते हो। देखिए कॉर्ड की भी ब्रांचेस बहुत आसान है याद करना, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप लैटरल कॉर्ड की बात करो, देखिए कॉर्ड हमारे पास तीन होती हैं, लैटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड, जिसको हमने एक्सिलरी आर्टरी के आधार पर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम लैटरल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो हमारी नर्व होगी लैटरल पैक्टोरल नर्व।
लेकिन मीडियल कॉर्ड की बात करें तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये देखिए ये मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब लेटरल पेक्टोरल नर्व की अगर हम रूट वैल्यू की बात करें तो ये ऊपर की है, लेटरल साइड की है, तो ऊपर वाले जो रूट्स हैं उन्हीं को इंक्लूड कर सकती है। तो C5, C6, C7 इंक्लूड हैं इसके अंदर, आप ध्यान से देखिए। लेकिन अब C5, C6, 7 तक तो आ गए लेटरल पेक्टोरल के अंदर, लेटरल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अब बचते कौन से हैं? C8 और T1, वो मीडियल पेक्टोरल नर्व में आ जाएंगे, मीडियल कॉर्ड के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे C8, T1 है, ठीक है। ये जो है मीडियल पेक्टोरल नर्व का रूट वैल्यू है जो कि मीडियल कॉर्ड से निकलेगी। अब हमारे पास मीडियल कॉर्ड में 2 और बचती हैं, क्योंकि मीडियल कॉर्ड से है ना 3 ब्रांच निकलती हैं, जबकि लेटरल कॉर्ड से सिंगल ब्रांच आई है जो कि लेटरल पेक्टोरल नर्व है। और मीडियल कॉर्ड से 3 ब्रांच आई हैं और तीनों ही मीडियल हैं, ये ध्यान रखना है, तीनों ही मीडियल हैं। मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, फिर मीडियल ब्रेकियल कुटेनियस नर्व, और दूसरी है एंटी कुटेनियस नर्व, एंटी ब्रेकियल कुटेनियस नर्व। तो ब्रेकियल कुटेनियस नर्व, एंटी ब्रेकियल कुटेनियस नर्व और पेक्टोरल नर्व, ये तीनों डिवीजन, तीनों ब्रांच निकलेंगी कहाँ से? मीडियल कॉर्ड से। तो अब ये मीडियल कॉर्ड से निकल रही है तो तीनों के सामने मीडियल लगा दो, मीडियल ब्रेकियल कुटेनियस नर्व, मीडियल एंटी ब्रेकियल कुटेनियस नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। और इनकी रूट वैल्यूज़ आप देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, 1-2 बार आप डायग्राम बनाओगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी बचती है पोस्टीरियर कॉर्ड। देखिए लेटरल कॉर्ड हमने देख ली, लेटरल पेक्टोरल नर्व निकली, ठीक है। ऊपर की जो प्रॉक्सिमल रूट वैल्यूज़ थी वो हमने उसमें इंक्लूड की, C5, 6, 7। अब मीडियल पे आ गए थे हम डायरेक्ट। तो मीडियल कॉर्ड में तीनों ही मीडियल ब्रांचेस थी। पहली थी मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, जो बचे हुए जो रूट वैल्यूज़ थी उनको ले रही थी, C8 और T1, ठीक है। फिर ब्रेकियल कुटेनियस थी और एंटी ब्रेकियल कुटेनियस जो कि मीडियल थी, ठीक है, मीडियल कॉर्ड से निकल रही हैं, आप यहाँ देख सकते हो ध्यान से। इसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, जो हमारे पास बचती है पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ये 3 ब्रांच देगी, ठीक है। अब इसकी जो 3 ब्रांच है याद करना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। सुप्रा, मिडिल और अपर, सॉरी सुप्रा नहीं, सुप्रा, मिडिल और सब, स्कैपुलर लगा दो पीछे। तो देखिए अपर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है, मिडिल सब स्कैपुलर नर्व, क्योंकि ये सारी स्कैपुला के नीचे होके जाती हैं इसलिए सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है कि लोअर सब स्कैपुलर नर्व, मिडिल सब स्कैपुलर नर्व और अपर सब स्कैपुलर नर्व, ये जितनी भी तीनों ही सब स्कैपुलर नर्व हैं ये ब्रांच हैं हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड की, ठीक है। तो ये सिंपल है, याद रखिए। मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, सिर्फ आप सुनिए और डायग्राम को देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम आए रूट्स पे। रूट से हमारी निकलती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि अपर रूट से निकलती है, तो ओनली C5 को कंट्रीब्यूट, C5 उसकी जो रूट वैल्यू होगी। दूसरी हमारी जो रूट से निकलती है वो 3 रूट को कंटिन्यू करती है एट द लेवल ऑफ रूट, C5, 6 और 7, और वो बनती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये बनती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, आप देखोगे ये है, ये C5, C8 तीनों को ही इंक्लूड करती है और ऐसे आती है, और ये बनती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। इसको याद रखिए, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। इसके बाद हमारे पास एक और है सब क्लेवियस मसल्स को सप्लाई करने वाली, जिसे हम टूफ्रेनिक नर्व या फिर सब क्लेवियस नर्व भी कहेंगे। ये कुछ लोगों में रूट से निकलती है और कुछ लोगों में ट्रंक से निकलती है, और ये ट्रंक जो होता है सुपीरियर ट्रंक से निकलती है। तो सुपीरियर ट्रंक हमारा 2 रूट से मिलके बनता है, C5 और C6। तो हमने इसमें सब क्लेवियस नर्व जो है इसको हमने क्या दिया, C5, C6 इसकी रूट वैल्यू हो गई। इसके बाद आता है, हम आ जाते हैं ट्रंक पे। तो ट्रंक से हमारी सुपीरियर ट्रंक से निकलने वाली सुप्रा स्कैपुलर नर्व है। देखिए स्कैपुलर सुप्रा सुपीरियरली, तो सुपीरियर ट्रंक से निकलेगी, ठीक है।
तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है ये आप देख सकते हो, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है ये सुपीरियर ट्रंक से निकलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं डायरेक्ट, सुपीरियर ट्रंक ने एक नर्व दिया सुप्रा स्कैपुलर नर्व, अब जो डिविजन्स हैं वो कोई नर्व नहीं दे रही। डिविजन्स के बाद हम पहुंचते हैं कॉर्ड्स पे, तो हमारी लैटरल कॉर्ड है उसने लैटरल पेक्टोरल नर्व दी और ऊपर के 3 रूट वैल्यूज़ को लिया C5, 6, 7। उसके बाद हमने मीडियल नर्व को, मीडियल कॉर्ड को देखा। मीडियल कॉर्ड ने हमारी 3 मीडियल ब्रांच दी। 3 मीडियल ब्रांच में एक मीडियल पेक्टोरल नर्व है, एक मीडियल ब्रेकियल कुटेनियस नर्व है, एक मीडियल एंटी ब्रेकियल कुटेनियस नर्व है, ठीक है। तो देखिए पेक्टोरल नर्व, बाकी ब्रेकियल कुटेनियस और एंटी ब्रेकियल कुटेनियस, ये याद रखना है। ये दी हमारी मीडियल कॉर्ड ने। अब हमारे पास बचती है पोस्टीरियर कॉर्ड, तो वो तीनों ही ब्रांच उसकी जो है स्कैपुला के नीचे होके जाती हैं, यानी कि तीनों ही सब स्कैपुलर नर्व देता है, जिसमें लोअर, मिडिल और अपर। हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में भी कंटिन्यू किया हुआ है कि कौन सी नर्व किसको सप्लाई करती है, कहाँ जाती है, कैसे निकलती है, किस फोरामिना को पास करती है, किस एरिया से होके निकलती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। किस ग्रुप में जाएगी, रेडियल नर्व रेडियल ग्रुप में जाएगी, इस तरीके से हर एक चीज़ को हमने देखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, ठीक है। अभी आप इसको याद रखिए, समझिए, और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो थैंक यू।